आप सबका खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया। उड़ीसा राज्य में शायद ये मेरे भाग्य में लिखा था कि इस राज्य की पहली यात्रा कटक से ही शुरू होनी थी। पिछले करीब 40 घंटे से मैं आपके राज्य के भुवनेश्वर, कटक और पुरी इन 3 जगह गया हूं। इतना अपार लोगों का आदर और सत्कार और प्यार मुझे मिला है कि मैं सोच नहीं सकता। इस हॉल में और हॉल के बाहर बड़ी संख्या में लोग आए हैं। मैं उन सब का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज का खास तौर से जो मुझे सूचना है कि बंगाल में भी इस देश का प्रधान सेवक कुछ देर बाद बोलने वाला है। मेरी जितनी सूचनाएं हैं मैं चाहता हूं कि वो सही निकलें, और जब तक सूचना पूरे तौर से अनाउंस न हो जाए तब तक ये थोड़ा सस्पिशन रहता है। मुझे लगता है कि आज बंगाल में 2 बड़ी घोषणाएं होने वाली हैं। एक घोषणा में, जहां तक हमारे साथी वहां मौजूद हैं, कि जो वो विक्टोरिया जो मेमोरियल है उसका नाम बदला जाना है। भारत सरकार का न मैं प्रवक्ता हूं, न उस पार्टी का कोई सदस्य हूं, लेकिन मैं जिस दिन से देश भर के लोगों से बात करता हूं तब मैं सिर्फ एक ही मेरे मूल में होता है कि आप किसी पार्टी को वोट दें, किसी संगठन से जुड़ें, आपकी विचारधारा क्या हो यह मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैं चाहता हूं, आपने 70 साल तक हर तरीके के प्रयोग किए, वामपंथ का भी प्रयोग किया, आपने इस देश के सबसे बड़े फ्रॉड सेकुलरिज्म का भी प्रयोग किया, गठबंधनों का भी प्रयोग किया। इस देश में ऐसी सरकारें बनी कि सरकार के केंद्र में 2 मंत्री हैं और उसे बाकी सब समर्थन दे रहे हैं। ऐसी भी सरकारें बनी। बहुत दिनों के बाद भारत के समाज ने अपने आप को राजनीतिक पार्टियों का बंधक न बना करके पहली बार राष्ट्र का बंधक बनाया है अपने आप को। इसलिए आज का जब यह कार्यक्रम तय किया गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पे यूं तो हमारी पूरी टीम पिछले 2 साल से काम कर रही है। आप सब जानते हैं कि नेताजी के सिलसिले में हमारी टीम के जो लीडर हैं, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, और उनकी क़यादत के अंदर ही देश भर के तमाम सारे जितने भी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट थे
जो सरकारों ने अपने पापों को छुपाने के लिए छुपाए हुए थे, उन सबको उजागर करा। मैं जिस वक्त आपके बीच में हूं, हमारी टीम के सदस्य चाहे मेजर गौरव आर्या हो, सुशील पंडित हो, कर्नल आर सिंह साहब हो, जीडी बख्शी हो, वो दो देश के किसी न किसी कोने में जरूर आज बात कर रहे हैं। इसलिए उसमें एक चैप्टर जरूर जुड़ेगा, नेताजी सुभाष स्मृति संसद। आज के प्रोग्राम के मुंतजमीन, आयोजक, ऑर्गेनाइजर जनाब मानस रंजन पांडा साहब, जनाब सज्जन शर्मा जी, सुनील शर्मा जी, ज्ञानेंद्र स्वयं साहब, किशोर सागर साहब, सत्यजीत साहू साहब और भवानी मिश्रा जी। इन 5-6 लोगों ने मिलकर के पिछले 1 महीने में यह तय कर लिया कि पुष्पेंद्र जी को कटक के अलावा कहीं नहीं जाने देंगे। इसी समय हैदराबाद में एक फंक्शन चल रहा है और मैं अफसोस के साथ उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा। वो चाहते थे कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही भाषण दे दूं, लेकिन मानस रंजन जी ने यह तय कर लिया था कि पहले पुरी का मंदिर घुमाओ, फिर जगत गुरु शंकराचार्य से भी बातचीत कराओ और रात के खाने में खुद मेरे साथ बैठे कि उसके बाद मैं सो जाऊं, दूसरा काम ही ना करूं। और आज भी सुबह से, चाहे सुभाष जी के जन्मस्थली हो, जो लाइब्रेरी उनकी काम कर रही है, जो उनका स्कूल है, जो म्यूजियम है, मैं सब जगह घूमा, लेकिन मुझे एक ताज्जुब होता है, जिस शख्स के लिए लोगों में इतनी दीवानगी है, उसको आखिर इस देश की सक्सेसिव सरकारों ने कैसे दबाया, यह मेरे लिए एक प्रश्न है। लिहाजा मैं अपनी बात को शुरू करूं उससे पहले मैं 2-3, ये मेरी मांग नहीं है, जब से 1 महीने से लोगों को पता चला है कि मैं कटक जा रहा हूं, जो उनकी जन्मस्थली है, जहां उनका जीवन बीता, जहां उन्होंने प्राइमरी शिक्षा हासिल की, तब से एक सामूहिक लोगों के मन में कुछ मांग थी, जिसको मैं सार्वजनिक करूंगा और आपके माध्यम से देश की सत्ता तक ये बात पहुंचे, ये मेरी कोशिश होगी। हमारे देश में जगह जगह लोगों की मूर्तियां लगती हैं और मूर्ति का हर चौथे दिन कहीं ना कहीं अनावरण होता है। देश को पता भी नहीं चलता कि किसकी मूर्ति क्यों लगी है, कुछ चंद दिनों के बाद लोग भूल जाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक सत्ता समाज को चलाते चलाते राष्ट्र की विचारधारा को बदलने की कोशिश करती है, तो उन मूर्तियों का महत्व बहुत हो जाता है। इसलिए मैं ये नहीं जानता कि 25 साल के मेरे जीवन में दिल्ली में एक साहब हवाई जहाज उड़ा रहे थे, यकायक उन्हें देश उड़ाने के लिए दे दिया गया और 5 साल के जीवन में उनका क्या ऐसा कंट्रीब्यूशन था, मुझे नहीं पता। बड़ी कोशिश करता हूं कुछ मिल जाए कि उनकी मूर्ति संसद भवन के बाहर लगी हुई है और उन्हें भारत रत्न भी दे दिया गया। और जिंदगी में कौन सा उन्होंने खेल खेला था कि इस देश के खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न बन गया। यह सवाल किसी पार्टी, किसी विचारधारा के खिलाफ नहीं है। जिस देश की नागरिकता हमारे पास है, जिस देश का पासपोर्ट हमारे पास है, दुनिया हमसे यह सवाल पूछ सकती है। और यह बात मैं एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में कह रहा हूं। 1906 में मिस्टर हंटर हुआ करते थे।
उनका कांग्रेस से बड़ा पास का रिश्ता था। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, बाद में उन्होंने कहा कि एक शख्स जो अपने देश की आजादी के लिए इंग्लैंड तक आ सकता है, यह देश उसको मान्यता तक देने के लिए तैयार नहीं है। वो सावरकर का जिक्र कर रहे थे। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस को इतिहास ने क्यों दबाया, कौन लोग थे और क्या कारण थे, अब सब कुछ आपके सामने आ चुका है। कुछ दो एक फाइलें रह गई हैं, वो भी जल्दी खुलने वाली हैं। फाइलें खुलती रहेंगी, सरकारें घोषणाएं करती रहेंगी, लेकिन जो नागरिक, जो देशवासी जागरूक होते हैं, जिन्हें अपने इतिहास पे, अपनी संस्कृति पे, अपने सरोकारों पे, अपनी आस्थाओं पे गर्व होता है, जो उन्हें जीने की ताकत देती हैं, जो उन्हें किसी भी क्राइसिस से बाहर निकालने की एक ताकत देती हैं, जब वो उनको भूल जाता है तो उनके ऊपर मूर्ख लोग राज करते हैं। हम कौन हैं, कहां से आए, हमारा अस्तित्व क्या है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, एक लंबे कालखंड की वजह से हमारे ऊपर जो भी आया उसने अपनी तरीके से हमको भेड़ बकरियों की तरह हाँकना शुरू किया। मुगल आए, उनका तो कहने ही क्या है, तो दुनिया की महान संस्कृति लेके आए थे। उनकी संस्कृति का तो वर्णन करना मुश्किल है। टेंट से निकले ऊंट पे खड़े होकर के खजूर तोड़ते थे, यही उनकी संस्कृति है। उन्होंने भी आप पे राज किया, जो दुनिया में गुलाम थे उन्होंने भी आप पे राज किया। और हम इतिहास में पढ़ते हैं, गुलाम वंश ने हमारे ऊपर इतने साल से इतने साल राज किया, हमें एक दिन भी शर्म नहीं आई कि हम पढ़ते क्या हैं और ये ऐसा क्यों हुआ और इसे दोबारा नहीं होने देंगे, इसकी तरफ राष्ट्र के ये चेतना नहीं जगाई गई। इसलिए इतना बड़ा देश, हजारों हजारों साल की सभ्यता आपकी, दुनिया को ज्ञान बांटने वाले लोगों ने अपने स्वार्थ, लालच और कायरता की चादर उड़ने की वजह से आपके ऊपर चोर उचक्कों ने राज कर लिया। ठीक है, मैं मानता हूं कि सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पार्टियां बनती हैं, टूटती रहती हैं, लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटता। देश टूटता है, राष्ट्र नहीं टूटता कभी। और सरकारें ही सब कुछ करती हैं, मैं ऐसा मानता नहीं हूं। एक जागरूक समाज के सामने सरकार बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी होती है सरकार। लेकिन जब समाज अपने आप से यह कंप्रोमाइज कर ले कि हमारे भाग्य में यह लिखा था, जो हो रहा है वो तो होना ही था, हमारी इसमें क्या भूमिका है, हम क्या कर सकते हैं, हमारे करने से कुछ नहीं होगा, यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। और आपके पास तो आज भी हजारों ऐसे आदर्श हैं जहां आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ आपको अपने घर में कायरों की तस्वीर हटा करके बहादुरों की तस्वीर लगा लेनी है, सब बदल जाएगा। तस्वीर आपके मन मस्तिष्क के ऊपर एक आकृति बनाएगी, उस आकृति के प्रति आपकी चाह बढ़ेगी और वही आकृति आपके दिल में उतर जाएगी। और जब वो दिल में उतर जाती है ऐसी आकृति, तो 2014 पैदा देश पैदा कर देता है। ये कोई राजनीतिक कोई पार्टी जीती हो, इससे मेरा कोई मतलब नहीं है। मैं मानता हूं कि 5-6 इलेक्शन तो मैंने अपने जीवन में कवर किए हैं, लेकिन 2014 में मैंने पहली बार देखा कि जिस आदमी के शरीर पे कपड़े नहीं थे, जिसने दिल्ली नहीं देखी थी, जो आज भी यह मानता है कि गांधी जी की बेटी का नाम था इंदिरा गांधी, उस समाज के उस
कमजोर व्यक्ति ने जो आखिरी पंक्ति में खड़ा था, वो भी उस वक्त यही कहता था, राष्ट्र को बचाना है। तो राष्ट्र क्या है? यह राष्ट्र क्यों खतरे में है? यह देश तो खतरे में पैदा होने के दिन से आज तक है। दुनिया में देश खतरे में होते हैं, कभी नेशन और राष्ट्र खतरे में नहीं होता। इसलिए सरकारों ने जो कुछ बताया, हमने बिना उसको चैलेंज किए हुए, और यह शिकायत आपसे सनातनी हिंदू से ज्यादा है कि हमारा तो पूरा इतिहास शास्त्रार्थ के ऊपर है, हम तो हर छोटी बात पे शास्त्रार्थ करते हैं। उसमें भाग लेने वाला किस जाति का है, क्या उसकी इकोनॉमिक पोजीशन है, यह कभी नहीं होता था। तथ्य और तर्क अगर उसका मजबूत है तो उसकी जीत होती थी, चाहे वो राजा से शास्त्रार्थ कर रहा हो। उस समाज ने इतने सालों तक यह पूछने की हिम्मत नहीं की कि भाई हमें यह तो बता दें कि जो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने वो तो पहले ही नॉमिनेट हो गए थे जब चुनाव नहीं हुआ था। क्या हमने ये पूछा कभी कि जो जिस कमेटी का चेयरमैन होगा वो अपने आप को ही भारत रत्न ले लेगा? ये पूछा नहीं हमने कभी, और ये सिलसिला जारी रहा। वो तो भला हो सरकार बदल गई, लेकिन अभी तक तो राहुल गांधी को भी मिल जाता। तो जो आपके गौरव के चीजें हैं, चिन्ह हैं, अगर दुनिया ये पूछेगी कि भारत रत्न की क्या वैल्यू है, तो आप गिनाएंगे तो वो समझ जाएगी कि भारत रत्न की वैल्यू क्या है। तो जो भी आपके राष्ट्र के अंदर गौरवपूर्ण चीजें थी, उसको इतना बौना कर दिया कि आपको कहने में शर्म आती है। लिहाजा देश 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 की बात सुबह से लेकर शाम तक हुई। हम खासतौर से सनातनी हिंदू समाज को 70 साल में यह समझाया गया कि तुम्हारा काम है सरकार की तरफ देखना, और सरकार का काम है तुम्हारी तरफ नहीं देखना। आप मेजॉरिटी में हैं, यह मेजॉरिटी किसी को समाप्त करने, मारने, खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए? हमारे बुजुर्गों ने डर करके सत्ता से समझौते किए, और अब तो यह अफसोस की बात मुझे लगती है कि जब आप सरकार से रिटायर भी हो जाते हैं तब इसलिए डरते हैं कि जो कुछ मिलने वाला है वो ना रुक जाए कहीं। यानी हम कोई क्षण जीवन में यह तय नहीं कर पाए कि हम सच बोलेंगे भले ही कुछ ना मिले, और मिलने के लिए अगर सच बोलते हैं तो वो सच है ही नहीं। इसलिए राष्ट्र जो था वो हमेशा के लिए सुला दिया गया, और देश जिंदा है। देश मात्र एक टेरिटोरियल इलाके को देश कहते हैं। एक जमीन का टुकड़ा है, उसकी कोई बाउंड्री है, उसकी बाउंड्री की रक्षा करने के लिए सेना बनी हुई है, पुलिस बनी हुई है। इस देश को चलाने के लिए एक संविधान है, एक न्यायपालिका है। ये सब देश के अंग हैं, राष्ट्र के अंग नहीं है। अगर थोड़ी देर के लिए जो लोग भी मुझसे बहुत उम्र में बड़े बुजुर्ग हैं, वो जरा इस तरफ ध्यान दें कि आपको नहीं लगता कि भारत राज पिछले 70 सालों से भारत राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहा था? द इंडियन स्टेट वॉज अगेंस्ट द इंडियन नेशन। इसलिए सबको राज चलाने, सत्ता पर रहने, देश में 5 साल, 10 साल, 15 साल प्रधानमंत्री बने रहना, पार्टी की सत्ता बनाए रखना, इससे ज्यादा उसकी चिंता नहीं थी। और इसी कारण देश का विभाजन हुआ। कुछ ने विभाजन करके सत्ता पाई, कुछ ने पड़ोस में एक मुल्क बनवा के सत्ता पाई,
लेकिन भारत राष्ट्र की पहचान क्या है, इसको मजबूत नहीं किया गया, बल्कि इसको समाप्त करा गया। बहुत धीरे 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 धीरे, और इस तरह से किया कि आपको पता ही ना चले। आप इस बात में फंसे हुए हैं कि टमाटर का भाव बढ़ गया है, घट गया है। एक ऐसे समाज को, एक ऐसी सभ्यता के वाहकों को आज इनकम टैक्स में कितनी छूट मिली, कितना बोनस मिला, कितना बजट में हमें फायदा होगा, आप इससे आगे आपको बढ़ने नहीं दिया। लेकिन मैं बार बार अपनी बातचीत में यह बात कहता हूं कि सत्ताओं के जो सोच होती है वो बड़ी लिमिटेड होती है। उनको लगता तो है क्योंकि सत्ता में जाने के बाद लोगों को लगता है कि उससे ज्ञान भी बढ़ जाता है। ऐसा होता नहीं है। सत्ता में जाना अलग बात है, चुनाव जीतना अलग बात है, लेकिन उसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन समाज में सत्ताओं से अलग भी कर दें तो करोड़ों लोग हैं जिनका राजनीति से, किसी पार्टी से, सरकार से बहुत लेना देना नहीं होता। वो अपना काम करते हैं, और अगर वो अपना काम कर रहे होते तो आज आपके इस मंच से मैं एक बात जरूर साझा करूंगा। मेरी शिकायत नहीं है आपके आयोजकों से, क्योंकि हम उसी सांचे में ढले हैं, इसलिए उससे आगे न जानना चाहते हैं, न सोचना चाहते हैं। इसलिए आज के प्रोग्राम को जब यहां शुरू हुआ तो वंदे मातरम की 2 लाइनें गाई गई। मुझे इसलिए दुख नहीं है क्योंकि ज्यादातर जगह यही हो रहा है, ज्यादातर जगह यही हो रहा है। वंदे मातरम और भगवद गीता 712 से इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन का सबसे मुख्य कारण था। इसलिए एक इंफॉर्मेशन बतौर है आपके पास, यहां से जितने लोग अंदर हैं और जो बाहर सुन रहे हैं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि मेरी बात सुने। तथ्यों पे अगर वो ठीक लगे तो अपने कम से कम 5 लोगों को बताते हैं। यह सबसे बड़ा योगदान है। इसलिए वंदे मातरम के बारे में एक छोटी सी बात आपसे कहूंगा कि भारत जब 2 हिस्सों में बंट गया, ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया और भारत की पार्लियामेंट के अंदर देश के विजनरी प्रधानमंत्री अपना अंग्रेजी में, क्योंकि उस वक्त भारत के लोग 99% अंग्रेजी जानते थे, हिंदी नहीं जानते थे, उसमें उन्होंने भाषण दिया। मैं आपको जिस भूमिका में ले जाना चाहता हूं उस तरफ मेरा इशारा है। जो लोग बार बार ये कहते हैं अरे कुछ हो नहीं सकता यार, सरकार ने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, मैं कहता हूं सब कुछ अभी हो सकता है, इसके बाद नहीं होगा। एक बार सोचिए तो कि आप चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। कुछ लोगों को बार बार ये नौकरियां नहीं है इस देश में, इस देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, हिंदू मुसलमान की समस्या नहीं है, ये मुसलमान हिंदू की पॉलिटिक्स हम नहीं चाहते। ये लोग कहने वाले लोग मेरा ख्याल है शायद थोड़ी देर के लिए सोचना भी नहीं चाहते। इस देश के 99% लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए, और सरकारी नौकरी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकती। और जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिलती वो वहां से शुरू करता है सत्ता को गाली देना और फिर रात में सो जाता है। 1937 में वंदे मातरम को लेकर विवाद हुआ। आप जानते हैं कि एक महान, ये शब्द मुझे बड़ी तकलीफ के साथ बोलने पड़ते हैं, एक महान आत्मा मक्का में पैदा हुए। माताजी उनकी मदीने की थी।
अब्बा जान कहां कहते मुझे उसमें पता नहीं है, लेकिन इशू कुछ और है, इशू कुछ और है। यह रेफरेंस के लिए दिया है ताकि जब आप बात करें तो पूरी ताकत के साथ तथ्यों पे करें। कितना भी आपका घुर विरोधी कोई आदमी हो, आपके तथ्यों को चैलेंज ना कर पाए, यही मेरी मंशा है। 1888 में मक्का में पैदा हुए, 1902 में भारत आ गए, 1906 में मुस्लिम लीग बनी। न जिंदगी में किसी स्कूल गए, न नर्सरी में गए, न कॉलेज में गए, और न ही किसी यूनिवर्सिटी में गए। यह बात मुझे इसलिए तकलीफ से कहनी पड़ रही है कि आज हम शायद अपनी किसी चीज को अपने ही लोगों पे सवाल उठा करके हम समझते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। हम ये नहीं देखते कि किन परिस्थितियों में हम खड़े हैं, उसमें से अगर किसी ने एक बाल बराबर भी काम कर दिया तो वो बहुत बड़ा काम होता है। उन शख्स ने यह कहा कि मुसलमानों को वंदे मातरम के ऊपर बहुत ऐतराज है, और उन्होंने कोई जनमत संग्रह कराया था क्या उन्होंने? लेकिन एजेंडा उनका अपना था, मुसलमानों के कंधे पे रखा, कहा कि साहब मुसलमान इससे बहुत नाराज है, और वंदे मातरम जो है उससे उसकी भावनाएं आहत हो जाती हैं, क्योंकि उसमें देवी देवताओं का नाम है। एक तो ये भावनाएं मुझे पता नहीं चल रही है कितनी है जो आहत हो जाती हैं, ये कब तक आहत होती रहेंगी, ये अभी तक आहत ही हो रही हैं। ये भावना है कौन सी जो पता नहीं चल पा रही इस देश को। और 1937 में सुभाष बाबू थे, उसमें टैगोर जी भी थे, उसमें नेहरू जी भी थे, उसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। तो कुल मिलाकर के एक ऐसा माहौल क्रिएट किया कि साहब वंदे मातरम अगर पूरा गाया जाएगा तो आजादी की जो जंग में मुसलमान जो पूरी जोशो खरोश से हिस्सा ले रहा था वो कम हो जाएगा। मैं होता तो कहता कम हो जाने दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं उससे, लेकिन मैं तो था नहीं। तो कुल मिलाकर उस पर समझौता हो गया, क्योंकि उस वक्त जिना को भी कहा गया, जिना भी उसमें शामिल थे। तो फैसला यह हो गया 1937 में कि वंदे मातरम का सिर्फ ऊपर के 2 स्टेंजा गाए जाएंगे, बाकी नहीं गाए जाएंगे। यह तो 1937 की बात है। मैं आपको जो तथ्य बताना चाहता हूं वो यह है कि आजाद भारत की संसद में जब एक आजाद प्रधानमंत्री अपना आजादी का भाषण देने वाले थे, तो तय हुआ कि उनके बाद जो भाषण होने के बाद भारत की पार्लियामेंट में वंदे मातरम गाना है। अब कुछ लोग इतने विजनरी होते हैं कि उन्हें पड़ोस में खड़ा आदमी यह समझ में नहीं आता कि यह किस मिजाज का आदमी है। यह जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई और सरदार पटेल से कहा कि वंदे मातरम का गाने के लिए आपको इंतजाम करना है। अब सरदार पटेल मौजूद हैं, वही मौजूद हैं। सरदार पटेल भी कमाल के आदमी थे। उनके 2 काम ऐसे हैं जो मैं समझता हूं कि बहुत सारे होंगे जो आपसे छुपाए गए और पता नहीं चला। सरदार पटेल ने देश के एक बहुत बड़े संगीतकार को टेलीग्राम भेजा और उनसे कहा कि आपको आजाद भारत में कि जो पार्लियामेंट में जब रात को नेहरू जी आजादी की घोषणा करेंगे उसके बाद वंदे मातरम गाना है। आप सोचिए कि उस वक्त भी ऐसे लोग रहे थे। उन्होंने सरदार पटेल को पलट के जवाब दिया कि मैं आऊंगा और वंदे मातरम गाऊंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, और वो शर्त अगर मंजूर है तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आऊंगा। सरदार पटेल ने उनसे पूछा कि आपकी शर्त क्या है? उन्होंने कहा कि खंडित भारत के अंदर की पार्लियामेंट में मैं खंडित वंदे मातरम नहीं गाऊंगा, जो 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का है पूरा गाऊंगा। सरदार पटेल ने कहा मुझे मंजूर है आपकी बात।
सरदार पटेल ने अनाउंस कर दिया। आप प्रोसीडिंग है सारी देख सकते हैं, कोई चीज छुपी हुई नहीं है। ऐसे शख्स भी हैं इस देश के अंदर, उन्होंने राज्यसभा की सीट नहीं मांगी, उन्होंने भारत रत्न नहीं मांगा। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर मद्रास से चले और पटेल जी से मिले। पटेल जी ने उनकी आंखों में देखा, उन्होंने उनकी आंखों में देखा, मुझे लगता है शायद कन्वे हो गया, करना क्या है। विजनरी प्रधानमंत्री ने दोनों हाथ पीछे करके अचकन पहने हुए थे, वो तो फ्रांस से जर्मनी से नीचे बात ही नहीं करते थे। वो अपनी स्पीच देके नीचे उतरे और नीचे बैठ गए सब लोग अपनी अपनी अचकने और गुलाब का फूल लगा के। पंडित ओंकार नाथ ठाकुर आए, उन्होंने 22 पंक्तियों का 9.5 मिनट का पूरे वंदे मातरम आजाद भारत की संसद में गाया। अब मेरा इस पे सवाल है, मैं आजाद भारत, वैसे भारत के किसी डॉक्यूमेंट में, किसी आर्काइव में, किसी की किताब में यह नहीं लिखा कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। कहीं नहीं लिखा यह। हम थक गए ढूंढते ढूंढते, आजाद वर्ड कहां लिखा है। 15 अगस्त 1947 को भारत 2 टुकड़ों में बता था और डोमिनियन स्टेटस मिला था। आजादी का कोई डॉक्यूमेंट अंग्रेजों की भी लाइब्रेरी में नहीं है। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि यह टूटी थी, झूठी थी, जैसी भी आजादी थी, अगर आजादी की घोषणा के बाद भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पूरा वंदे मातरम गाया गया तो 1937 में किसने किससे समझौता किया वो मेरे ऊपर मान नहीं है। मेरी संसद आजाद के अंदर जो वंदे मातरम गाया गया वही आज लागू रहना चाहिए। क्यों गाया जाएगा 2 लाइन का वंदे मातरम? और जिनकी भावनाएं आहत हो रही थी, उन्होंने अपनी आहत भावनाओं का हमसे बड़ी कीमत ले ली है। 2021 का भारत अब कोई कीमत देने के लिए तैयार नहीं है। किसी को भी अच्छा लगे बुरा लगे, इसमें कोई लेना देना नहीं है। आपकी पूजा पद्धति क्या है, आपकी उपासना क्या है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अगर भारत में है तो भारत का संविधान, भारत की संस्कृति आपको माननी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं मानते तो आप कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं, वो कैसा भी हो सकता है। अब अगर ये कोई मैं बात कहता हूं तो लोगों को लगता है कि ये कोई मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ है। आप अमेरिका जाते हैं, आप दुनिया भर के देशों में हैं, दुनिया के हर देश में भारतीय है। क्या मैं आपसे पूछता हूं कि आप इतने अपोलोजिस्टिक क्यों हैं? आप इतने शर्मसार क्यों हैं? अमेरिका में जाएंगे तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, वहां के कानून को फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो आपको ताकत मिली हुई है उसी का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके मेरी आस्था के आड़े अमेरिका का संविधान आता है, इसे नहीं मानूंगा। आपको मालूम है इसके सोचेंगे भी तो दूसरी टिकट से वापस भेज देंगे आपको। लेकिन भारत के अंदर यह होगा, भारत के संविधान, भारत के कानून, भारत की संसद, भारत की न्यायपालिका से कुछ लोग ऊपर बताना चाहते हैं, फिर वो ऊपर ही चले जाएं। मुश्किल है हमारे लिए। हमारा काम यह नहीं है कि हम जीएसटी भरेंगे, इनकम टैक्स भरेंगे और उससे फिर कुछ योजनाएं चलेंगी। उन योजनाओं के बाद भारत का उपराष्ट्रपति पद पे 2-2 बार रहेगा और उतरते ही कहता है मुझे डर लगता है। यह ब्लैकमेलिंग माइनॉरिटी के नाम पे नहीं चलेगी और यह साफ होना चाहिए। 2021 में यह साफ होना चाहिए। अभी मैं आपके आयोजकों के बीच में कोई साहब थे, उनसे बात कर रहा था। आपके पास तो लॉजिक भी है, तथ्य भी है, सिर्फ इमोशनल भावनात्मक बात नहीं कहना चाहता मैं आपसे। ये जैसा भी संविधान है सब जानते हैं, लेकिन हमारे यहां शायद लोग इग्नोर करने की आदत है या किसी कंट्रोवर्सी में ना हम पड़े, इससे भी हमें बचने की आदत है। और जिनसे अब आप बचने की कोशिश कर रहे हैं वो आपके दरवाजे पे आके खड़े हो गए हैं। आप बताएं,
50 बार में कुछ लोग, उसका नाम लेना नहीं चाहता मैं, वो जोकर हर बार पार्लियामेंट में आता है, कहता है हमें बाबा साहब अंबेडकर का संविधान चाहिए जो सेकुलर था। संविधान की कॉपी जितनी बार मैंने पढ़ी है उतनी बार बनाने वालों ने भी नहीं पढ़ी होगी। और मैं अपने मतलब की बात पढ़ता हूं, बाकी चीजें मेरा कोई लेना देना नहीं है। दिसंबर 1948 में संविधान सभा की बहस में आप बात कर लें, जब शब्द सेकुलर की बात आई तो कोई और नहीं, ये नाम के आगे पंडित लगाने से पंडित नहीं हो जाते। पंडित के लिए ज्ञान चाहिए होता है। कब पंडित लगाया गया, कहां के पंडित थे, आज तक पता ही नहीं चला। उनके सरनाम का दूसरा आदमी नहीं मिलता है। इसलिए मैं आज भी मानता हूं, अगर आप मुझसे पूछे, अगर भारतीय राजनीति में उस समय के नेताओं की बात करें, उस समय के नेताओं की बात करें, तो सबसे ज्यादा ईमानदार, सबसे ज्यादा राष्ट्रवादी और एकदम बिना लाग लपेट के बात करने वाला एक ही आदमी था, जिसका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्योंकि हम किसी के नाम से, सरनाम से राय बनाते हैं, यह गलत है। इसलिए उनके नाम के आगे कुछ लगाता, इसलिए वो विजनरी हो गए। और बी आर अंबेडकर जो सच में विजनरी था, उसको इस देश ने छुपा दिया। यह आज भी किसी नेता में कहने की हिम्मत नहीं है। वो तो किसी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन वोट मांगने नहीं गए। अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन। उन्होंने कहा कि भारत का विभाजन जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक भारत की धरती पे एक भी मुसलमान रहेगा। यह उनकी लिखी किताब है। यह किसी आरएसएस, बीजेपी, बजरंग दल के लोगों ने नहीं लिखी है, जिनके बारे में आप गाली देके कह देते हैं यह इस तकसीम का झूठा प्रचार करते हैं। इस किताब में जितनी बेबाकी से उन्होंने चीजें कही हैं, दिसंबर 1948 की आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो जितनी बहसें उसे पढ़ लें, एक एक बात पे वो आदमी इतना बड़ा राष्ट्रवादी नजर आता है कि मुझे दूसरा नजर नहीं आता।